हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27 फ्रंट्स। मेरे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन एंड साइकोलॉजी तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज, पीएचडी एडमिशंस और यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोग को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यूजीसी नेट का जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है 20 नवंबर 2021 से स्टार्ट हुए हैं। तो 20 नवंबर 2021 के जो सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसको जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उसमें सारे क्वेश्चंस बच्चों को नहीं याद होते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस उनको याद होते हैं उसी के आधार पर ये वीडियो मैंने बनाया है, और यही वीडियो मैंने कल भी बनाया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों ने, जो बताए हैं, उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, ये जो ICT के एब्रीविएशंस हैं, ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है, और कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने ICT के जो भी एब्रीविएशंस है उसकी PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है। नितेश एजुकेशन 27 जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मैंने ICT एब्रीविएशंस की जो है पूरी PDF डाल रखी है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें अगर हम बात करें तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये होता क्या है? तो देखिए, HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र। यानी कि HTML क्या होता है? एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वेब ब्राउज़र पर जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखेगा, कैसा डिस्प्ले होगा, क्या फॉर्मेट होगा, उसके लिए हम लोग जो है HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इट कैन बी असिस्टेड बाई टेक्नोलॉजीज सच एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा स्क्रिप्ट। यानी कि ये असिस्टेड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ करता है? एक CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सच एस जावा स्क्रिप्ट। इन दो टेक्नोलॉजीज़ का ये यूज़ करता है, और इसके थ्रू जो है HTML काम करता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आने वाले पेपर में कि जो HTML लैंग्वेज है वो किन किन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, व्हाट इज़ एथनोग्राफिक रिसर्च। तो देखिए, एथनोग्राफिक रिसर्च या कह लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का जो प्लेलिस्ट है, ये जो टॉपिक है एथनोग्राफिक रिसर्च का, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जो रिसर्च एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो एथनोग्राफिक रिसर्च होता क्या है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लेते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च क्या है। तो एथनोग्राफी डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सच ए स्टडी। देखिए, एथनोग्राफिक रिसर्च सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये एक तरीके की डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, वर्णनात्मक अध्ययन है। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी या किसी समुदाय का जो है कि रिसर्चर अध्ययन करता है, और उस समुदाय के खास व्यवहार, कल्चर्स, वैल्यूज़, लिविंग स्टाइल, एवरीडे लाइफ में वो कैसे रह रहे हैं। यानी किसी भी खास समुदाय के कल्चर का, उनकी संस्कृति का, उनके वैल्यूज़ का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एथनोग्राफिक रिसर्च कहलाता है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मान लीजिए कोई रिसर्चर ये चाहता है कि वो जो है कि अंडमान निकोबार में या कोई शोम्पेन जनजाति है, तो शोम्पेन ट्राइब्स का वो अध्ययन करना चाहता है, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, उनका कल्चर क्या है, रहन सहन क्या है। तो ये क्या है, ये एथनोग्राफिक रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। और एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करें तो ये आया कहाँ से? तो देखिए, ये एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट है एथनोग्राफिक रिसर्च। देखिए, लिखा है कंटेम्प्रेरी एथनोग्राफिक इज बेस्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन फील्ड वर्क एंड रिक्वायर्स द कंप्लीट इमर्जन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन द कल्चर एंड एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल हु आर द सब्जेक्ट ऑफ हिज स्टडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेशनल नॉलेज कमीशन क्या है, कब आया था? तो नेशनल नॉलेज कमीशन देखिए क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन या फिर हम लोग इसको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहते हैं, was an Indian think tank charged with considering possible policies that might sharpen India's comparative advantage in the knowledge intensive service sectors। ठीक है, तो नेशनल नॉलेज कमीशन कब आया था? 13 जून 2005 को, और बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी ने जो है इसे लॉन्च किया था।
और इसके जो अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा को अध्यक्ष बनाया गया था, किसका? नेशनल नॉलेज कमीशन का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये कुछ ऑप्शंस थे और इसको कहा था कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करने की बात की गई थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट आपको दिखा रखा है। यहाँ पर इस चार्ट में सारी यूनिट दे रखी हैं कंप्यूटर की, और इस चार्ट को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल रखा है, नीतीश एजुकेशन 27 पर। PDF के फॉर्म में भी है, फ़ोटो भी पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से जो है इमेज को भी देखकर इसको रीड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट। जो 1 बिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर की, जो जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं, 0 या 1 होती है। उसके बाद अगर हम बात करें 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, 4 बिट मिलकर 1 निबल बनाता है। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। अब आगे अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बड़ी यूनिट 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन पे क्या है, किलो बाइट है, MB है, GB है, TB है। बाकी यहाँ पर 10 टू द पावर है, ये 10 टू द पावर 5 है, ये 10 टू द पावर 6 है, ये 10 टू द पावर 4 है, ये 10 टू द पावर 2 है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सभी यूनिट को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लें। मान लेते हैं हम किलो बाइट्स में ही सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलो बाइट्स, MB को भी किलो बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, GB को भी, TB को भी। तो जब हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा यूनिट स्मॉलेस्ट है और कौन सा यूनिट ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसमें 10 टू द पावर 5 KB हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6 इंटू अब 1 MB में कितने KB, यहाँ देखिए 1 MB में 1024 KB, यानी 1024 KB का मतलब 2 टू द पावर 10 KB, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका थर्ड 10,000 GB, तो 10 टू द पावर 3, और GB का मतलब 1 GB में कितने KB, तो 1 GB में 1024 MB, और 1024 MB में 1024 KB, यानी 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10 KB, ये हो गया थर्ड ऑप्शन। और 100 TB की बात करें तो 100 TB में कितने KB हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 स्क्वायर, ये हो गया। और TB का मतलब 1 TB में 1024 GB, और 1 GB में 10,024 MB, और 1 MB में 1024 KB, यानी 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10 KB, यानी ये 3 टाइम्स। अब आपको देखिए ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन सा यूनिट स्मॉलेस्ट होगा, कौन सा लार्जेस्ट। तो यहाँ पर हम बात करें तो 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10, यहाँ 3 टाइम्स है, यानी 2 टू द पावर 30 KB है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, 2 टू द पावर 30 KB है, ठीक है। यानी ये सबसे लार्जेस्ट होगा क्योंकि 100 से मल्टीपल भी है, तो फर्स्ट नंबर पे ये होगा। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है 10 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 10 KB, सेकंड नंबर पे ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है आपका उससे जस्ट स्मॉल, यानी कि 2 टू द पावर 10 टू द पावर 6, ये हो गया आपका सेकंड। और थर्ड वाला जो है आपका यहाँ पर है 10 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 10, यानी कि ये जो सीरियल है 1 2 3 4, ये ही जो है कि सीरियल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा, 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे नहीं रखा है, लेकिन जो अरेंजिंग है इसकी यही होगी 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन लोकायुक्त एक्ट केम इनटू फोर्स। तो लोकायुक्त एक्ट कब फोर्स में आया था, इट रिसीव्ड असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑन 1 जनवरी 2014, यानी 1 जनवरी 2014 को ये राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई थी, और केम इनटू फोर्स 16 जनवरी 2014 को जो है ये लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NEP 2020 एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसका क्या फॉर्मेट है। तो उसका जो फॉर्मेट है 5+3+3+4 फॉर्मेट है इसका, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है 5+3+4 कैसा है, देखिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4
कि एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। तो अगर हम इसको देख लें ध्यान से तो क्या है, देखिए ये पिछला सिस्टम था, अब ये न्यू जो है न्यू सेशन में या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है कि जो 5 साल का ये फाउंडेशनल कोर्स होगा जिसमें 3 साल बच्चा आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में पढ़ेगा। उसके बाद आगे के 3 साल जिसको हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे, वो जो है क्लास 3 से 5, एज क्या है 8 से 11 साल होनी चाहिए बच्चे की। उसके बाद अगले 3 साल जो है जिससे हम लोग मिडिल बोलेंगे क्लास 6 to 8, एज क्या होगी 11 से 14। और सेकेंडरी स्टेज जिसे हम लोग 4th स्टेज बोलेंगे जो कि 4 साल की होगी, क्लास 9 to 12, एज 14 से 18 होगी। यानी कि अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार ने क्या कर दिया है, 3 से 18 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए पाठ्यचर्या डिसाइड कर दी है। ठीक है, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एसआई से क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस पूछे गए थे, डीआई से क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ एसडीजी, एमडीजी, आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन पेपर होने दीजिए, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस करके कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए, यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जैसे देखिए एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 2021 सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व पड़े हुए हैं, कॉमन टॉपिक्स ईवीएस के टॉपिक पड़े हुए हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, हायर एजुकेशन की है और रिसर्च एप्टीट्यूड की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से हम लोग हर डे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।